हेलो एवरीवन, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लावलीज थ्योरम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल थ्योरम है एंड इम्पॉर्टेंट है। स्टेटमेंट है द ओनली बाउंडेड इंटायर फंक्शंस आर कांस्टेंट। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है कि जितने भी हमारे पास बाउंडेड इंटायर फंक्शंस होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। तो पहली जो बात आती है कि इंटायर फंक्शंस क्या होते हैं, इफ़ यू नो वेल एंड गुड। जिनको नहीं पता, इंटायर फंक्शंस हमारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक हों। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल पॉलिनोमियल। हम पॉलिनोमियल लिखते हैं कुछ इस टाइप का पॉलिनोमियल लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 1 2x+1, कुछ इस टाइप से एक सिंपल पॉलिनोमियल मैंने लिया है। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये एग्जाम्पल है एंटायर फंक्शन का। कोई भी ऐसे फंक्शंस जो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे हों, वेल डिफाइंड हो, एनालिटिक हो। अब यहाँ पर मैं एक्स की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ, यहाँ पर मुझे जो फंक्शन है एफ एक्स वो यहाँ पर ये 1 मेरे पास रहेगा जो इसको वेल डिफाइंड बनाता है, एक एनालिटिक फंक्शन बनाता है। तो एंटायर फंक्शंस लेने हैं और यहाँ पे एक और कंडीशन है बाउंडेड। एंटायर फंक्शंस कैसे होने चाहिए? बाउंडेड होने चाहिए। सो द ओनली बाउंडेड एंटायर फंक्शंस आर कांस्टेंट। जितने भी हमारे पास बाउंडेड एंटायर फंक्शन होते हैं सिर्फ वही कांस्टेंट होते हैं। सो प्रूफ है, सपोज f इज एन एंटायर फंक्शन। हमने कोई भी एक फंक्शन f ले लिया जो एंटायर फंक्शन है, ठीक है, एंड वो कैसा है? बाउंडेड है। तो बाउंडेड की यहाँ पर हमने डेफिनेशन यूज की है। बाउंडेड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो मोड ऑफ एफ जेड होगा दिस विल बी लेस देन इज इक्वल्स टू m। क्योंकि हमें बाउंडेड शो करना है तो ये जो m है उसकी हेल्प से हमने इसको बाउंडेड शो कर दिया कि इसका जो मोड है इससे हमने इसको बाउंड कर दिया फॉर ऑल z की हर एक वैल्यू के लिए। देन फॉर एनी पॉइंट z0 बाय कोची इनइक्वालिटी। कोचीज इनइक्वालिटी का यहाँ पर हमने यूज किया है और वो क्या कहती है? मोड ऑफ f, और इसकी पावर ये मतलब कि n ऑर्डर है इसका। द z0, किसी भी पॉइंट z0 पे इसका मोड जो है वो लेस देन इज इक्वल्स टू होगा n फैक्टोरियल। बेसिकली जो ऑर्डर होता है वही हम यहाँ पर लिखते हैं n फैक्टोरियल इंटू m डिवाइडेड बाय r टू द पावर n। लेट अस सी कि कोची इनइक्वालिटी होती क्या है बेसिकली। तो suppose that f is analytic in a simply connected domain D and C is a circle defined by z minus z0 is equals to R that lies entirely in D. If mode of fz this is less than is equals to m for all points z this on C, then the mode of f, ये जो आपका ऑर्डर यहाँ पर होगा टू द पावर n, सॉरी f ऑर्डर n z0 is less than equals to n फैक्टोरियल m बाई r टू द पावर n। तो यहाँ पर यही सेम रिजल्ट हमने अभी यूज़ किया है कोची इनइक्वालिटी में। सो ये हम डोमेन रीजन मान लेते हैं और यहाँ पर जो c है वो जो सर्कल है पूरा आपका डोमेन के अंदर है। z0 सेंटर है और z जो पॉइंट है वो इस पे ऑन द सर्कल है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमें बता रहा है रेडियस, इसलिए हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है z माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू रेडियस। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी रेडियस है। तो इफ़ मैं ये बोलूँ कि ये जो मोड ऑफ एफ जेड है, मोड ऑफ ये जो फंक्शन हमने लिया है जो एनालिटिक है सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी में, उसका जो मोड है दैट इज लेस देन इज इक्वल्स टू m। जितने भी पॉइंट z जो है c पर हैं उसके लिए वो ये आपको जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी या तो वो लेस देन इज इक्वल्स टू m है या फिर इज इक्वल्स टू होगी, ठीक है। लेस देन और इज इक्वल्स टू दोनों कंडीशंस है। सो आप ये कह सकते हो कि जो भी उसका ऑर्डर होगा, अब अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो इस तरीके से ये जो फंक्शन है इस वैल्यू से लेस देन होगा। For the hypothesis fz divided by z minus z naught n plus 1 this is equals to, ये किसके इक्वल हम लिख सकते हैं? इनके मोड्स को मैंने अलग अलग कर लिया, ठीक है। एफ जेड का मोड अलग से लिख दिया, इसका मोड अलग से लिख दिया। और ये किसके लेस देन है? ये जो एफ डैश मोड ऑफ एफ जेड है वो लेस देन है m। तो यहाँ पर ये आ गया m। z माइनस जेड नॉट की क्या वैल्यू थी? r, तो ये आ गया r n प्लस 1, ओके। सो नाउ फ्रॉम कोची इंटीग्रल फार्मूला, कोची इंटीग्रल फार्मूला की हेल्प से अब हम क्या लिख सकते हैं? दिस मोड ऑफ एफ एन जेड नॉट दिस इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई एंड दिस, ये हमारा कोची इंटीग्रल फार्मूला है, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नॉट n प्लस 1 डी जेड।
इसका प्रूफ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि किस तरीके से इसको हमने प्रूफ किया हुआ है। अभी हम इसका सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। सो इसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, ये जो एफ जेड है वो हमारा लेस देन एम था, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी आ गई। रेस्ट बाकी सारी चीजें सेम है। ये इससे लेस देन एम था तो वो लिख दिया, जेड माइनस जेड नॉट आर के इक्वल था तो वो लिख दिया। सिंपली अब हमारे पास अभी इंटीग्रल डी जेड बच गया। अब यहाँ पर जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो सरकमफ्रेंस होगा, क्योंकि सर्कल की बात हो रही थी। ये जो हमारा सी है वो क्या है, एक सर्कल है, तो सर्कल का क्या सरकमफ्रेंस होता है, 2 पाई आर। तो ये वो हो गया 2 पाई आर। 2 पाई से 2 पाई यहाँ पर कैंसिल, तो क्या बचेगा, n फैक्टोरियल बाय m। यहाँ पर r टू द पावर n प्लस 1 था, यहाँ पर r था, एक पावर जो है वो कम हो जाएगी जब हम डिनोमिनेटर में इसको शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा r टू द पावर n। और ये जो किससे लेस देन इज इक्वल्स टू है, ये फंक्शन एफ एन जेड नॉट इस वैल्यू से। सो हैंस प्रूव। सो ये हमारे पास कोचीज इनइक्वालिटी है। यहाँ पर हम सिंपली बहुत ही सिंपल केस लेके चलते हैं। सपोज करते हैं कि ऑर्डर 1 है। ऑर्डर 1 है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। So by making r arbitrarily large, we can make f dash z naught as small as we wish when n जो है वो ज्यादा लार्ज है। अगर मैं इस r की वैल्यू को लार्ज करती हूँ, बहुत बड़ी वैल्यू बना देती हूँ इस r की वैल्यू को, तो ये जो पूरी वैल्यू m बाई r बन रही है वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, और कितनी छोटी हो सकती है, 0 के इक्वल हो सकती है, क्योंकि उससे लेस नहीं हो पाएगी। मोड यहाँ पर लगा हुआ है। तो अगर मैं r की वैल्यू को बड़ा करती जाऊं तो ये जो पूरी वैल्यू है, डिनोमिनेटर इफ बड़ा होगा तो ये पूरी वैल्यू जो है वो छोटी होती चली जाएगी। सो सबसे जो लेस स्मॉल वैल्यू हमें मिल सकती है वो मिलेगी 0। तो यहाँ से जो एफ डैश जेड नॉट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और किसी भी एक फंक्शन जिसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो 0 है तो एफ जेड नॉट क्या होगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। किसी कांस्टेंट वैल्यू का जब हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट करते हैं तो वो 0 के इक्वल आता है। सो दिस इंप्लाइज दैट एफ जेड नॉट इज इक्वल्स टू सी वेयर दिस सी इज कांस्टेंट, हेंस प्रूव्ड। तो यही था सिंपल सा प्रूव लावलिस थ्योरम का। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। इफ कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के रिलेटेड जितनी भी वीडियोस अभी तक मैंने अपलोड की हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के नाम से मैंने बनाया हुआ है प्लेलिस्ट, तो वहाँ पर आपको सारी वीडियोस A to Z मिल जाएंगी। लेक्चर वाइज मैंने सीक्वेंस में डाली हुई हैं वीडियोस। ऑलमोस्ट मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें कवर किए हुए हैं, एंड स्टिल जो रहते हैं वो 1 by 1 हम कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।